हम पढ़ रहे थे परमाणु की संरचना। परमाणु संरचना की थ्योरी हमने पढ़ ली थी और प्रश्न संख्या 15 तक हम यहाँ पे कर चुके हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न संख्या 16 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के प्रथम कक्षक से यदि -2.18 यानी कि 18 गुणा 10 की घात -18 जूल पर एटम यहाँ से संबंधित है, तो मुझे बताना है कि पांचवें कक्षक से संबंधित ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, यानी कि पहले कक्षक से संबंधित ऊर्जा आपको दी हुई है और आपको निकालनी क्या है मेरे भाई, यहाँ पे पांचवें कक्षक की निकालनी है। तो आप एक चीज़ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो कि जो आपको एनर्जी यहाँ पे दी हुई है वो किस में दी हुई है, तो आप बोलेंगे सर जूल पर एटम, यानी कि जूल पर एटम में बात कही गई है, जूल पर एटम। अच्छा, जूल पर एटम से आप क्या समझते हैं कि सर एक एटम में इतनी ऊर्जा निहित है, यानी कि एक एटम से इतनी ऊर्जा संबंधित है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, बढ़ जाऊँ आगे। अब मुझे यहाँ पे n बराबर 1 के लिए तो दे दिया, लेकिन मुझे किसके लिए पूछ लिया कि n बराबर 5 के लिए क्या होगा। तो सिंपल से फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं, तो उन्हीं का यूज़ करना है। थ्योरी पूरी की पूरी पढ़नी है, उसके बाद जाकर के आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। यदि पहले से भी देख रहे हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यदि आप थ्योरी को देख करके वीडियो कंटिन्यू करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, बढ़े आगे। तो इसके उत्तर की जांच करते हैं, इसको हल करते हैं, क्या है क्या नहीं है। चलो जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, एनर्जी का रिलेशन मैंने आपको बता रखा है। एनर्जी का जो रिलेशन है मैंने आपको बता रखा है, वो क्या होता है मेरे भाई, वो होता है क्या, E1/E2 का रेशियो किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे सर इनके जो कक्षक होते हैं ना, इनके जो कक्षक होता है ना, उसके उल्टे के स्क्वायर के बराबर। यही है, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, आपको पता हो तो। ठीक है, यदि आपने थ्योरी नहीं पढ़ी होगी ना, तो सही बोल रहा हूँ कि मतलब पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में भी नहीं आएगी, ये चीज़ मैंने कब बताई थी आपको। अभी आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि सर ये कहाँ से लिख दिया। भाई थ्योरी पढ़ो, वहाँ पे पता चलेगा कि मैंने कक्षक और ऊर्जा के बीच में क्या संबंध आपको बताया था। ठीक है, उससे ये चीज़ें पूरी की पूरी क्लियर होगी, पक्की बात है, क्योंकि उसको मैं पूरा का पूरा यहाँ से समझाने लगूंगा तो शायद आने वाले 2 से 3 घंटे यहाँ पे आराम से वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपके लिए वीडियो बना रखी है, उसमें जाकर के देखो, फिर जाकर के इस क्वेश्चन को देखिएगा। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कि एनर्जी और यहाँ पे कक्षक के रिलेशन की, तो ये क्या होगा, E1/E2 = N2/N1 का होल स्क्वायर। अच्छा सर, हमें पता है कि जो एक एनर्जी है वो तो हमें दी हुई है। ठीक है, एक एनर्जी है वो तो हमें दी हुई है, वो कितनी दे रखी है भैया, -2.18। ठीक है, -2.18, 18 यहाँ पे दी है, 17 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, एक ही बात है वो। -2.18 गुणा -10 की घात -18। ठीक है, -2.18, ठीक है, गुणा 10 की घात -18। यहाँ पे मैंने राउंडिंग ऑफ करके क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने राउंडिंग ऑफ नहीं किया है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अच्छा, ये क्या दे रखा है, जूल पर एटम दी हुई है। अब मुझे क्या करना है, दूसरी एनर्जी यहाँ पे निकालनी है। अब मुझे कक्षकों के मान भी तो दिए हुए हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यदि मैं E1 यहाँ पे E1 की मैं बात करता हूँ, तो मैंने किस कक्षक के लिए यहाँ पे बात की है, तो आप बोलेंगे सर आपने जो कक्षक यहाँ पे बोला है ना, फर्स्ट कक्षक आपने बोला है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट कक्षक बोला है। अच्छा E1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, फर्स्ट कक्षक बोला हुआ है, तो जो आप यहाँ पे n मानोगे ना, वो भी क्या मानोगे, 1 मानोगे। ठीक है, और वो कितना रहेगा, पहला कक्षक होगा। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, अच्छा मुझे N2 कितना दिया हुआ है भाई मेरे, कि सर पाँचवें कक्षक की निकालनी है, पाँचवें कक्षक की ऊर्जा निकालनी है। तो सर E2 जो इसका लोगे ना, ठीक है, वो कितना ले लोगे भाई मेरे यहाँ पे, एनर्जी ले लोगे। यानी कि पहले कक्षक की एनर्जी क्या होगी, E1 होगी, और पहले कक्षक को यदि हम बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे N1 बोलेंगे। दूसरे कक्षक की जो एनर्जी होगी भाई मेरे, वो क्या होगी, E2 होगी। सॉरी, पाँचवें कक्षक की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, E2 होगी। और जो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं पाँचवें कक्षक की हम बात करें, तो उसको क्या बोल देंगे, यहाँ पे N2 यहाँ पे बोल देंगे। ठीक है, N5 भी आप बोलिए, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो। ठीक है, चलो जी, अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सर E1 दिया हुआ है, E2 पूछा हुआ है, E यहाँ पे दिया हुआ है, E यहाँ पे दिया हुआ है, होल स्क्वायर कर देंगे, 25 यहाँ पे आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी कैलकुलेशन में कि इतने बड़े बड़े नंबर को गुणा किया, तो ये तो क्या है। चलो जी देखते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है, -2.17, -2.17 गुणा 10 की घात कितना, 18, माइनस में माइनस का 18। ठीक है, अच्छा जी,
आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, नीचे क्या लिखा हुआ है, E2 लिखा हुआ है। अच्छा, E किसके बराबर हो गया, तो आप बोलेंगे सर 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा ऊपर, लेकिन 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 25 में 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 25 ही आने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखा जाए तो ये 25 के बराबर हो गया। अच्छा जी, वज्र गुणन सबने पढ़ा है, तो कराएंगे यहाँ पे कैंची गुणा लगा दो। अच्छा जी, निकालना किसका वैल्यू है हमको, तो आप बोलेंगे सर हमें यहाँ पे E2 का वैल्यू निकालना है। अच्छा, E2 का वैल्यू निकालना है बाबू, तो यहाँ पे एक काम करो यहाँ पे कि E2 को उधर गुणा करेंगे। ठीक है, तो 25 कहाँ पे आ जाएगा, 25 यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा, पक्की बात है। तो यानी कि 1 उससे गुणा होगा तो कितना आएगा, -2.17 गुणा 10 की घात -18। कितनी बात क्लियर है। अच्छा, 25 कहाँ पे आएगा सर, नीचे पटक दो इसको। ठीक है, ये लो जी, कोई दिक्कत यहाँ पे अभी तक तो शायद नहीं होगी। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, सर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आप एक काम करो ना यार, ये थोड़ा सा परेशानी पैदा कर रहा हुआ है यहाँ पे, तो आप एक काम करो, इसको हटा दो। ये जो दशमलव यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप इस दशमलव को यहाँ पे से हटा दो। जैसे ही आप यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो ये कितना बचेगा, ऊपर -217। ठीक है, अच्छा दशमलव हटाया है तो सर कुछ तो नीचे करना पड़ेगा ना, नीचे 100 से गुणा कर दो। दशमलव हटते नीचे 2 0 आ गए। ठीक है, अच्छा जी, अब यदि हम बात करें यहाँ पे तो ये कितना है सर, 10 की घात -18 ही रखो, अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, अच्छा जी सर 25 भी तो है, ये दीजिए। अब आप एक काम कीजिए, 217 में यदि आप 25 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 25 से यदि डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, तो सर आप बोलेंगे सर यदि मैं 217 में 25 से डिवाइड करता हूँ तो 5 25 कितना हो जाता है, 125, 6 25 का 150, ठीक है 165, यानी कि 8 पे जाकर के ये 200 हो रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 अच्छा 200 हो गया, 17 बचा हुआ है, ये लो जी। अब ये कितने पे हो रहा है, तो सर बोलेंगे सर 7 पे तो सर 175 हो जाता है। 7 पे कितना होता है, देखो ना 25 चौको 100 होता है। ठीक है, 8 पे 200 हो जाता है, उसके पहले कितना होगा, 7 पे 75 होगा, यानी कि 6 पे भाग जाना चाहिए, तो 6 पे भाग जाएगा। ठीक है, पक्की बात। अच्छा बचा कितना सर यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो कितना हो रहा था वहाँ पे भाई मेरे 150 हो रहा था, तो सर 20 बच गया। ठीक है, 1 0 और लगा दो। ठीक है, और 8 25 200 कर दो, 8.68 आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, अब यदि बात की जाए यहाँ पे तो आप क्या करेंगे कि सर ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे 100, ठीक है, ये बड़ा बदमाश है, ये यदि यहाँ पे इसके पास जाकर के गया तो ये थोड़ी गड़बड़ कर देगा दशमलव में। ठीक है, मुझे वैज्ञानिक संकेतन यहाँ पे यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा कि सर आप एक काम करो, ये जो कॉम्बिनेशन था ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, ये का तो हम क्या लिख रहे हैं भाई 8.68, इसको तो हमने 8.68 लिख दिया, यानी कि माइनस का 8.68। ठीक है, गुणा सर ये यहाँ पे 10 की घात 2 लिखा हुआ है नीचे, ऊपर आते कितना हो जाएगा -2। ठीक है, तो -2 -18 कितना हो जाएगा, माइनस का 20, और ये हो जाएगा पर एटम इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करें यहाँ पे अप्रोक्सीमेट तो ये कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे -8.77। ठीक है, -8.77 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको हटाना है तो राउंडिंग ऑफ करो, अप्रोक्सीमेट ये आंसर आने वाला है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, एग्जैक्ट जो आंसर रहेंगे ना, ठीक है, वो आपको नहीं मिलेंगे, पक्की बात है, क्योंकि राउंडिंग ऑफ करना भी मैंने सिखाया, उसके मुताबिक आपका ये आंसर भी सही है और जो अभी हमने कैलकुलेट किया है ये आंसर भी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, बड़े आगे, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, इतनी कुछ इसमें माथाफोड़ी थी नहीं, सिर्फ ये वाली चीज़ यार आपको आनी चाहिए। ठीक है, और जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक तो ये वाली चीज़ें कैसे आने वाली है, बड़े आगे। चलो जी, इसी का प्रश्न नंबर 2 है, हाइड्रोजन परमाणु के 5वें बोर कक्षक की त्रिज्या की गणना करो। सर इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही बता रखा है, सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अब ये भी नहीं आता है तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ, ये लो जी, हाइड्रोजन एटम के लिए Rn = 0.529 गुणा n², और किस में निकलेगा, ये एंगस्ट्रॉम में निकलेगा। तो n बराबर कितना रख दो भाई मेरे, 5 रख दो। जैसे हमने यहाँ पे n बराबर 5 रखा तो ये कितना हो गया, तो आप देखेंगे सर कितना हुआ, 0.529 गुणा 25 हो गया। अरे हाँ कि नहीं, पक्की बात है। अब आप एक काम करो, यहाँ पे 25 को क्या करोगे, 529 से गुणा करोगे और 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगा दो, कितना आएगा 13225। ठीक है, और 3 अंक छोड़ करके लगाया तो ये यहाँ पे लग गया 13225 एंगस्ट्रॉम। अच्छा सर, एंगस्ट्रॉम की हम बात करें तो कितना होता है यहाँ पे, ये 10 की घात -10 होता है, पक्की बात है। उसको आप एक काम करो, नैनोमीटर में चेंज कर लो, या फिर आप इसमें भी आंसर देते हैं तो कोई बुरी बात यहाँ पे नहीं है।
ठीक है जी। बढ़िया आगे, क्योंकि ये 10 की घात -10 होता है, नैनोमीटर कितना होता है 10 की घात -9 होता है। ठीक है, तो एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या था यहाँ पे प्रश्न संख्या 16 का सेकंड पार्ट। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ आपके सामने, ये सब पहले भी हमने किया हुआ है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं लगेगा आपको, कुछ भी एक प्रश्न यहाँ पे नया नहीं लगने वाला। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पे दिमाग की क्षमता, बुद्धि का विकास करना पड़ेगा। चलो जी, हाइड्रोजन परमाणु की बात करेगा। हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में, बामर श्रेणी जैसे ही आया तो यहाँ पे n की वैल्यू जो रहेगी, n1 की वैल्यू वो क्या चमकनी चाहिए? आप बोलेंगे सर लाइमन बामर, यानी कि 2 यहाँ पे मेरे दिमाग में पहले ही फिट हो गया। ठीक है, मैं अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाले संक्रमण की तरंग संख्या की गणना हमें यहाँ पे करनी है। ठीक है जी, तो आप यदि यहाँ पे देखेंगे अधिकतम की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? तो सर आपको ये फॉर्मूला तो पहले पता होना चाहिए। ठीक है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, पक्की बात है। अच्छा जी, यदि हम इसको देखते हैं यहाँ पे, तो आप क्या रखेंगे सर? यहाँ पे RH की वैल्यू मीटर इन्वर्स में यदि मुझे रखनी है तो ये रखूँगा। ठीक है, सेंटीमीटर इन्वर्स में कुछ और होती है 10987 ऐसा करके कुछ आई बात समझ में। ठीक है, और n1 की वैल्यू कितनी रखोगे यहाँ पे? n1 की वैल्यू सर आपको 2 रखनी है। ठीक है, और n2 की वैल्यू कितनी रखोगे? यहाँ पे 3 रखनी है, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाली जो संक्रमण अवस्था है मुझे कहाँ पे मिलने वाली है, वो यहाँ पे मिलने वाली है, 3 पे ही मिलने वाली है। पक्की बात है, 2 से यदि हम 3 पे जाते हैं तो। अच्छा, यदि हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो गया? RH का वैल्यू कितना हो गया? ये दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। 1/4 माइनस 1/9 कितना हो गया भाई? यहाँ से नीचे 36 और यहाँ 9 और 4 5, 5/36, 5/36 यहाँ पे लिखा हुआ है। पक्की बात है। तो आप यहाँ पे अब सीधा सीधा डिवाइड तो कर ही सकते हैं ना, इतना तो सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पक्की बात। बढ़े आगे, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में देखेंगे हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से पाँचवीं कक्षा तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जूल में गणना करो। यानी कि मुझे कहाँ पे जाना है भाई? मेरे यहाँ पे वापस से वही बात कर रहा है। ठीक है, मुझे कहाँ पे जाना है? पहली कक्षा से 5वीं कक्षा में मुझे जाना है। पहली कक्षा से मुझे 5वीं कक्षा में जाना है, तो वहाँ के लिए मुझे आवश्यक ऊर्जा निकालनी है। किसमें भाई? मेरे जूल में निकालनी है। जब ये इलेक्ट्रॉन तलस्थ यानी कि मूल अवस्था में जब था, ठीक है, तो किस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा? इलेक्ट्रॉन की तलस्थ अवस्था की ऊर्जा यहाँ पे ये दी हुई है। ठीक है जी, यदि हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की बात करते हैं इसमें, तो वो क्या हो जाती है भाई मेरे? -2 ये अर्ग में है। अब तक तो हमने यहाँ पे जूल में देखी थी, लेकिन यहाँ पे अब हम किसमें देख रहे हैं? अर्ग में देख रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ध्यान रखना कि 1 जूल बराबर कितना, यहाँ पे 1 जूल की हम बात करें तो कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 10 की घात 7 अर्ग होता है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अच्छा, En बराबर कितना होगा? -2.18। ये सब फॉर्मूले आप एक काम करो कि एक पेपर लो, ठीक है, उसमें जितने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के फॉर्मूले हैं वो पूरे लिखो आराम से, जहाँ पे सो रहे हो ना ऐसे करके, वहाँ पे सामने चिपका लो। ठीक है, आई बात समझ में? हर बार पानी पियो ना, उसके बाद में फॉर्मूलों को देखो, ऑटोमेटिक याद होंगे। आप उनको रटो मतो, सिर्फ देख लो, मतलब 7 दिन में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, यदि हम देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की, तो कितना होगा? यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, चलो जी, इसको हमने क्या किया? अर्ग को जूल में कन्वर्ट किया। यहाँ पे जैसे हमने कन्वर्ट किया, तो n की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1 तो किसके लिए है कि सर यदि हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी? n बराबर 1 के लिए। तो आप एक काम करो सर, E1 निकाल लो और कितना निकाल लो? E5 यहाँ पे निकाल लो। यानी कि एक फॉर्मूला है, उससे दोनों वैल्यू निकाल लो। ठीक है, फिर कंपेयर कर दो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है भाई? मेरे n1 की वैल्यू कितनी रख दी यहाँ पे? एक बार तो 1 रखी और एक बार कितनी रख दी मैंने? यहाँ पे 5 रख दी। जैसे ही मैंने यहाँ पे n1 बराबर 1 रखा, तो मेरे पास में कितना आएगा? यहाँ पे ये आएगा, और ये मुझे ऑलरेडी पता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे इसको निकाल लिया। अच्छा, यदि 5 की हम बात करते हैं, तो इसी चीज़ में किसका भाग लग जाएगा? यहाँ पे 25 का भाग लग जाएगा। अब देखना एनर्जी का डिफरेंस की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो कितना होगा? E5 माइनस E1। ठीक है, कितना होगा? E5 माइनस E1, 5 लिख लेंगे यहाँ पे, E5 माइनस E1 होगा। अच्छा, E5 की वैल्यू कितनी थी? तो आप बोलेंगे सर 2.18 गुणा 10 की घात 18, यहाँ कितना? 25। ये कितना? 25। ठीक है, अच्छा, -2.18
1/8 अपॉन 1 गुणा 10⁻⁻18 जूल। ये माइनस वैसा का वैसा रखना है, इस माइनस से छेड़खानी नहीं, सीधा सीधा इससे जाकर के प्लस होगा, ठीक है। चलो जी, अब आप एक बात बताओ मुझे यहाँ पे, यदि कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करना है, ठीक है, तो कॉमन लेना आता होगा। आप मुझे बताएंगे कि ये जो माहौल दिख रहा है ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर इन दोनों में से 2.18 गुणा 10⁻⁻18 कॉमन आ रहा है। तो भाई कॉमन ले लो, 2.18 गुणा 10⁻⁻18। लेकिन सर हमारी यदि बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे इस वाली जगह पे क्या बचेगा? तो आप बोलेंगे सर इस वाली जगह की हम बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यदि इस जगह की हम बात करते हैं तो ये कितना आने वाला है? यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रही है आपको? अच्छा, यहाँ पे इस वाली जगह पे, यहाँ पे माइनस का साइन है ना, यहाँ पे माइनस का साइन कर दो, क्योंकि यहाँ पे माइनस ही तो उठाया हमने, ठीक है। चलो जी, इसको हम देखते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन किया, जैसे हम इसको देखते हैं यहाँ पे कॉमन लिया, ठीक है। कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया, तो पहले उसको लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 1 माइनस, यहाँ पे माइनस तो आएगा इसी, 1/25, 1/25। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? देख लो, 2.18 गुणा 10⁻⁻18 इसके साथ गुणा करोगे तो यही आ रहा है, ठीक है। अब इसको यदि 1 के साथ गुणा करोगे तो आपका यही आ रहा है, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया था, ठीक है। कुछ छेड़खानी हमने लिखी, सिर्फ माइनस को माइनस से गुणा करके प्लस ही बनाया है। अच्छा, ये वाली चीज़ वैसे की वैसी, ये कितना रहेगा? 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा? यहाँ पे 24 आ जाएगा, ठीक है। इसको वैसा का वैसा ही यहाँ पे लिख दो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। जूल में निकलने वाला है, ये लो। अब इसको आगे सोल्व कर लो आराम से, तो उसके बाद में आपका जो आंसर रहेगा वो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2.09 गुणा 10⁻⁻18 जूल, क्योंकि 25 से इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाने वाला है? अप्रोक्सीमेट इतनी बार जाएगा, ठीक है। मैंने बताया ना आपको कि अप्रोक्सीमेट ही आंसर आते हैं इनके, राउंडिंग ऑफ करके ऐसे वैसे देखें, ठीक है। चलो जी, अब ये तो बात हो गई किसकी यहाँ पे, ये तो बात हो गई किसकी यहाँ पे, E2 - A1 की यानी डेल्टा E की। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू निकालने के बाद में, जब यह इलेक्ट्रॉन तटस्थ अवस्था में लौटता है तो किस तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करेगा? यदि इसकी उत्सर्जन तटस्थ अवस्था की ऊर्जा ये है, तो आप एक काम करो कि ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, पहले ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि डेल ई बराबर क्या होगा यहाँ पे, एच न्यू, और न्यू की वैल्यू क्या होती है? C/λ। पहले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगा था। अच्छा, एच की वैल्यू कितनी? तो आप वापस से वही बोलोगे सर ये। अच्छा, सी की वैल्यू ये। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू सर ये, ठीक है। आपको मैंने बताया भी था कि आप इसको और इसको, इन दोनों को याद रखो कि ये दोनों को गुणा करने के बाद में क्या आता है, ठीक है। उसके बाद में कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन को जैसे ही करेंगे आप तो क्या होगा, यहाँ पे 10⁻⁻18 है, ऊपर जाएगा 34, नीचे जाएगा 18, और 8 कितना हो जाएगा वहाँ पे? 18 और 8 कितना हो गया भाई मेरे? 26 हो गया, नीचे 34 आया, ठीक है। तो कितना आने वाला है? 26 और 34 का डिफरेंस यहाँ पे 8 आने वाला है माइनस में, तो ये -8 यहाँ पे आ गया, ठीक है। यानी कि सीधा सीधा क्या कर रखा है, इन दोनों चीज़ों को गुणा करो। गुणा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, आप कर लेना यार, है ना। कितना करना है? 2.09, यानी कि इन दोनों को गुणा करके 2.09 का भाग दे देना, आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे कितना आएगा? 9.50। अब आप बोलते हैं सर नहीं मन कर रहा है एंगस्ट्रॉम में दे, एंगस्ट्रॉम में दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 950 एंगस्ट्रॉम इसको आराम से लिख दो। क्यों? क्योंकि सर यहाँ से दशमलव हटेगी, ठीक है, दशमलव हट के नीचे जाएगा, 10⁻2 होगा, -2 यदि ऊपर आता है, सॉरी 10⁻2 होगा, यदि 10⁻2 ऊपर आता है तो कितना हो जाएगा? -2, और -2 को -8 के साथ जोड़ेंगे तो 10⁻−10, और वही क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी कि 10⁻−10 मीटर बराबर क्या होगा? 1 एंगस्ट्रॉम होगा, और आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 19। ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा द्वारा दी जाती है n बराबर 2 कक्षा से इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से निकालने के लिए, पूरी तरह से निकालने का मतलब क्या हो गया? यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे कक्षा से निकालने का मतलब ये हो गया कि हम इसको इनफाइनाइट पे फेंक दें, बाहर ही फेंक देते हैं, है ना। निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना करो। प्रकाश की गति, प्रकाश की सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य सेंटीमीटर में क्या होगी, जिसका उपयोग इस संक्रमण में किया जाता है। यानी कि मुझे क्या निकालना है? सीधा सीधा तरंग दैर्घ्य का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे मुझे क्या निकालना है? डेल ई का वैल्यू निकालना है, जो आवश्यक ऊर्जा है, दैट्स इट। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक उसको फेंकने के लिए। यदि हम इन्फिनिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एनर्जी कितनी होगी भाई मेरे? 0 होगी। अच्छा, n बराबर 2 की हम बात करें तो ये फॉर्मूला देखा हुआ है पहले ही, है ना। कितना होता है? -2.18 गुणा 10⁻−18 अपॉन n², ठीक है। किस में आएगा? ये जूल में आएगा। तो आप एक काम करो, यहाँ पे माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस आया,
अब यहाँ पे ये क्या है भाई, मेरे 10 की घात माइनस 18 है, तो इस चीज़ को देखना भाई, 218 गुणा 10 की घात माइनस 18 बटा 100 गुणा 4, ठीक है, कितना लिखा हुआ है 4। अच्छा, इससे इसको काटो, कितनी बार कटेगा, 5 चौको 20, पक्की बात है। अच्छा, कितना बचा यहाँ पे, 1 बचा, 4 चौको 16 और कितना बच गया यहाँ पे 2 5, ठीक है, 54.5, लेकिन 10 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 5.45। तो आप बोलेंगे सर एक और 10 बचा हुआ है, उसको ऊपर भेज दो, -19, ये लो भाई मेरे, ठीक है, पक्की बात, बढ़े आगे। अच्छा जी, यदि हम जानते हैं यहाँ पे कि डेल ई बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे एच न्यू, और एच न्यू बराबर क्या होगा, वापस से वही कहानी, वही न्यू की वैल्यू कितनी, सी अपॉन लेमडा। यदि आपने पिछली 2 वीडियो मेरी देखी होगी तो वहाँ पे आपको पूरा अंदाज़ा लग गया होगा कि सर कैलकुलेशन किस तरह से हम करते हैं, ठीक है, और फॉर्मूला को किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कि डेल ई बराबर कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर एच सी अपॉन लेमडा। मुझे क्या निकालना है, लेमडा निकालना है, तो लेमडा को उधर ले जाओ, डेल ई को नीचे लेके आ जाओ। डेल ई की वैल्यू भाई मेरे अभी निकाली, अभी थोड़ी देर पहले, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एच की वैल्यू, सी की वैल्यू, फिर से बता दूं, एच बराबर प्लैंक कांस्टेंट, सी बराबर स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ पे डेली हम पहले ही निकाल चुके हैं। चलिए भाई कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ी सी दिक्कत ना होगी नए स्टूडेंट्स को। यदि हम देखें यहाँ पे तो क्या होगा, 6.626 मल्टीप्लाई विथ 3, चलो कहानी खत्म, इसका खेल खत्म, इसका खेल खत्म, भाग दे दो 5.45 से, 5.45, चलो जी गुणा में लिखो। दूसरी चीज़ें कौन सी, जो 10 की घात में यहाँ पे अच्छे तरीके से बैठी हुई है, 10 की घात 34 ऊपर है, नीचे लेकर के आ जाओ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, -34 का 34 हो जाएगा, 10 की घात 19 लिखा हुआ है ऊपर, मतलब नीचे से ऊपर गया तो, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 की घात 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ पे नहीं है, बढ़े आगे, चलो जी आ जाओ। अब इसमें यदि हम देखते हैं तो आप एक काम करो सर, इसको तो हम कर लेंगे, ठीक है, इजी है, 19 और 8, 19 और 8 कितने हो गए 27, ठीक है सर, 27 तो 10 ऊपर है, और यहाँ पे 34 10 बिल्कुल एक सीरीज बनाते हुए नीचे चल रहे हैं गुणा में, तो आप देखेंगे 27 हैं ऊपर और नीचे कितने हैं 34 हैं, तो 27 और 34 का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 7 हो जाएगा। यानी कि जो नीचे बचने वाला है वो कितना बचेगा, 10 की घात 7 बचेगा, ठीक है, 10 की घात 7 बचेगा, और ऊपर जाते क्या हो जाएगा, 10 की घात -7 हो जाएगा। लेकिन ये आंसर तो मेरा मीटर में आया, लेकिन यदि मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10 की घात 2 से फिर से गुणा कर दूंगा, वो कितना हो जाएगा वहाँ पे 10 की घात -5 हो जाएगा। आपका ये आंसर आपके सामने, ठीक है, सेंटीमीटर में दोगे तब भी अच्छी बात है, मीटर में दोगे तब भी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे किस में बोला गया है, सेंटीमीटर में बोला गया है, तो हम उसी में इसकी गणना करेंगे, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, आज की क्लास का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, चलो जी, 2.05 गुणा 10 की घात 7 मीटर पर सेकंड वेग से गति कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य क्या होगा। इतने क्वेश्चन कर लिए तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है ना। ये लो फॉर्मूला सामने है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। h की वैल्यू मुझे पता है, m बराबर क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भार, h बराबर क्या है प्लैंक कांस्टेंट। अच्छा यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये वाली वैल्यू दे रखी है, लैम्डा निकाल लो, सीधी सी गणना कर लो, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये क्या था भाई मेरे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा तरंग दैर्घ्य निकालनी है, बस खत्म, यहीं पे काम हो जाएगा। मीटर को यदि सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 की घात 2 से आप इसमें गुणा कर सकते हैं, कोई बुरी बात इसमें नहीं है, ठीक है। बड़ी बात ठीक है, इसमें कुछ नहीं लग रहा है मेरे को कुछ इसमें, है ना। चलो जी क्वेश्चन नंबर 20 खत्म। तो यहाँ से हमने कर लिया गया अभी तक क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन कर लिए 3 वीडियो में। पहले हमने 1 से 10 तक की है, थोड़ी बड़ी वीडियो बन गई थी, उसके बाद में यहाँ पे 11 से 15 की है, और उसके बाद में 16 से 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं। अब अगली वीडियो में हम करेंगे प्रश्न संख्या 21 से लेकर के 25 तक, बहुत ही धूम धड़ाके से हैं। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।